A2 का हमारा क्वेश्चन है जी कंपनी अकाउंट्स का। तो A2 हम कर रहे हैं, उसमें कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन है जी आपका पेज नंबर 248 पे फ्रॉम माय बुक। क्वेश्चन है ये मई जून 1832 का क्वेश्चन है, राइट। मई जून 1832 का हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। The trial balance of N public limited company at 31st December 2017 was as follows. Land and building cost दी हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है, इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फाइनेंस चार्जेस दिए हुए, इन्वेंट्री दी हुई, ओपनिंग, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको, शेयर प्रीमियम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6% डिबेंचर है, डिबेंचर पर आपको पता है इंटरेस्ट होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है, 2 लाख का 6% अगर आप निकालें ये आपका आता है, जितना भी आता है वो हमने देखना है कि कितना पे करना है भी हमने और कितना पे कर दिया। तो रेवेन्यू इंक्लूड्स अ डिपॉजिट ऑफ 6000 फ्रॉम अ कस्टमर फॉर द गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन मार्च। हमने रेवेन्यू में सेल्स रिकॉर्ड कर दी हुई है 6000 की, जिसकी गुड्स की डिलीवरी अभी हमने देनी है। आपको पता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अनलेस द गुड्स आर नॉट पास टू द बायर यू विल नॉट रिकॉर्ड इट एट सेल्स। जब तक गुड्स बायर के पास चली नहीं जाएंगी आप सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम इसमें सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रेवेन्यू में से हम 6000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल्स। टोटल इन्वेंट्री 31 दिसंबर 2,65,000 की है। ऑफ दिस द गुड्स कॉस्टिंग 24,600 हैड ए नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 18,800। ये हमारा रूल होता है, इसे कहते हैं हम इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। यानी कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उस पर हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 24,600 और 18,800 दोनों में से कम कौन सी है? 18,800। तो 2,65,000 में से हम 24,600 माइनस कर देंगे और 18,800 जो है वो ऐड कर देंगे। तो आपके पास इन्वेंट्री जो है वो करेक्ट वैल्यू इन्वेंट्री की आ जाएगी। यानी 2,65,000 में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट वैल्यू, माइनस कर देंगे उसकी, हम ऐड कर देंगे उसकी एनआरवी, क्योंकि वो हमने रिकॉर्ड करनी। तो आपके पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इन्वेंट्री की आपके पास जो है वो आ जाएगी 259,200। ये हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया 259,200। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम आगे सवाल में क्या कहता है वो। Land and building were acquired in 2008. On 1st January 2017, they were revalued at 7,20,000। यानी साल के स्टार्ट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 7,20,000 हो गई है। ऑफ विच 2/3 was allocated to land and 1/3 to building. N Public Limited Company had not recorded this revaluation. हमने इस रिवैल्यूएशन को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। आगे कहता है जी ड्यूरिंग द ईयर अ न्यू फोटोकॉपियर वाज परचेज्ड फॉर 80,000. The purchase consideration was settled by an exchange for a fully depreciated old photocopier with a trade-in value of 10,000. The old photocopier had been purchased in 2011 for 40,000. 40,000 का परचेज किया था, लेकिन इसकी इस वक्त वैल्यू 0 है क्योंकि उसने कहा है फुली डेप्रिशिएटेड। इसका मतलब है कि इसकी बुक वैल्यू 0 है, यानी 40,000 कॉस्ट है, उस पर 40,000 ही डेप्रिशिएशन हो चुकी है, इस वक्त वैल्यू 0 है। सेल हो गया 10,000 का, तो 10,000 का आपको बेसिकली प्रॉफिट हुआ है। द बैलेंस ऑफ द परचेज had been paid by check and Public Limited Company had recorded only the bank payment transaction. यानी बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन की जो है ना हम एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं, बाकी एंट्री हमने अभी तक रिकॉर्ड जो है वो नहीं की। हमने उसको रिकॉर्ड करना है, हम उसको अभी तक जो है वो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। There was no other purchase and sale of non-current asset during the year. नीचे depreciation is to be charged as for the land पे nil है, बिल्डिंग पे over the useful life of 25 years, इक्विपमेंट पे 25% पर एनम ऑन कॉस्ट है। A full year depreciation is charged in the year of purchase and none in the year of disposal. All depreciation charge to be included in admin expenses. An interim dividend of 30,000 was paid on 1st October and included in admin expense. तो आपने गलती से admin expense में शामिल कर दिया है, तो admin expense में से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड की पेमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आती है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। इंटरेस्ट फॉर 3 months ऑन द डिबेंचर हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो इंटरेस्ट भी हमें पता चल गया है
कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है जो हमने अभी तक पे करना है। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, लिक्विडेट द बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट एट 1 जनवरी फॉलोइंग द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आपका बन रहा है, ये बेसिकली हमने बताना है। रिवैल्यूएशन रिजर्व की वैल्यू जो है ना वो हमारी कितनी बनेगी, ये बेसिकली जो है वो हमसे पूछा जा रहा है, वो हम देखते हैं। और जी इसको यहाँ तक सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या है आगे। यहाँ तक पहले इसको हम सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, शुरू करते हैं किससे, सेल से स्टार्ट करते हैं हम सवाल अपना, क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट जो क्रिएट करनी है। बट थोड़ा मुश्किल सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन है ये इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी क्वेश्चन फॉर यू। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है, मुश्किल की जरूरत है। इनकम स्टेटमेंट आपके आ जाएगी जी, डॉलर के साइन बना देंगे हम, इधर आपका आ जाएगा जी रेवेन्यू। देखते हैं जी रेवेन्यू कितना दिया है। रेवेन्यू है जी आपका 2354,000। यहाँ पे लिख देंगे हम रेवेन्यू 2354,000, ठीक है जी। इसमें से हम लेस कर देते हैं माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्ट ऑफ सेल जो हमने माइनस करनी है रेवेन्यू में से, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं जी, ओपनिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री में कितनी दी हुई है जी, 2,41,000। हम ऐड कर देंगे जी परचेजेस, देख लेते हैं हमें कितने की परचेजेस क्वेश्चन में मौजूद है। परचेज आपको दी हुई है 13,22,000 की, कैरिज इनवर्ट तो कोई है नहीं ना, परचेज रिटर्न है, तो यही हम लिख देंगे। परचेज आपकी आ जाएंगी 13,22,000, इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ऐड करके लिख लें फिर माइनस कर दें, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहें। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है, हमने निकाली है, करेक्ट करके उसको 259,200 ये माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है भाई जी। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आप करेंगे तो आपका आंसर कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, क्या आ जाएगा 131303800। आपका आ जाएगा जी 1303800, ठीक है जी। माइनस कर देंगे तो इधर आपका आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी, ठीक है वो लिख लेते हैं जी 2354000 में से माइनस कर देंगे आप, ये आपका आ जाएगा 104,200, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 104,200। उसके बाद आपने माइनस करनी है, सारी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं और एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं। इसमें आपके आ जाएंगे जी एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है करते हैं। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कौन सी चीजें आती हैं, उसको हम अकाउंट फॉर करते हैं, हम किस तरीके से उसको डील करेंगे, किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि सॉल्व करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम देखते हैं, उसकी हम वर्किंग भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शायद हमें क्वेश्चन में दी भी हुई है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कितनी दी हुई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो दी हुई 2,96,000 की। तो कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से रिलेटेड हमें नहीं दी हुई एडजस्टमेंट में, तो हम लिख लेंगे 2,96,000 डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की जगह। एडमिन एक्सपेंसेस के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं जो शामिल करनी है आपने। एडमिन एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में आपको दिए हुए वो दिए हुए 674,000 की,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बाद में हम कर रहे हैं ना उसकी 674,000 के एक्सपेंसेस हैं। अब देखते हैं आगे वो क्या कहता है क्वेश्चन में। इन्वेंट्री का जो पोर्शन है वो मैं रख कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। पहला तो था रेवेन्यू इंक्लूड्स अ डिपॉजिट ऑफ 6,000 फ्रॉम ए कस्टमर। तो रेवेन्यू में से हमने ये माइनस करना था 6,000। तो हमने देखिए माइनस किया ही नहीं किया, पहले तो ये मुझे देखना पड़ेगा। हमने माइनस नहीं किया तो माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या करूंगा मैं 2,3, मतलब मैंने माइनस कर दिया था, लिखने में गलती कर दी मैंने। वैसे मेरे आंसर ठीक है। 5,4,0 माइनस 6,000, ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी ये वाली। बाकी सब सही है, मैंने लिखने में गलती की है, वैसे मैंने करेक्ट की है। आ जाएगा 2,348,000 48,000। अच्छा बाकी ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस की तरफ आ जाते हैं। आप स्टेटमेंट्स, टोटल इन्वेंट्री कह रहे हैं 2,65,000 की है, उसमें से 24,600 24,600 हैड नेट लेस वैल्यू 800, इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड इन 2008 और 2/3 एलोकेटेड टू लैंड एंड 1/3 टू बिल्डिंग। तो हमारे पास देखें कितनी पड़ी हुई लैंड एंड बिल्डिंग, हम देख लें जरा। लैंड एंड बिल्डिंग हमें क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख की। अब 6 लाख में से वो कह रहा है कि 2/3 जो है यानी 4 लाख जो है वो लैंड की कॉस्ट है और 2 लाख जो है वो बिल्डिंग की कॉस्ट है। ठीक है जी। अब हुआ क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन वो कह रहा हुई है 7,20,000 की हो गई है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग 7,20,000 की हो गई है। तो अब देखते हैं हम किसका रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना क्रिएट होगा। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपको दी हुई है ऊपर 6 लाख की, और उस पर डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है अभी तक 72,000। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ 6 लाख माइनस 72,000, डेप्रिसिएशन बेटा माइनस कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई। माइनस करने के बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1 मिनट। ये आ जाएगी 5,28,000। ठीक है जी, 5,28,000 इसकी वैल्यू आ गई। और अभी कितने की हो गई है अब ये, अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की होगी हमारी 7,20,000 की, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है हमारी, हो गई है 7,20,000। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपका है रिवैल्यूएशन रिजर्व। यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व बेसिकली हमारा क्या होता है, यानी इतना आपका लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ गई है। देखिए 6 लाख का था वो ठीक है, लेकिन 72,000 उस पर डेप्रिसिएशन भी तो हो चुकी थी ना। एक्चुअल में वो कितने का था, 5,28,000 का, अब हो गया कितने का 7,20,000 का। तो 1,92,000 से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं अगली कि हमने उस पर डेप्रिसिएशन भी लेनी है। ये तो रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालने का तरीका था ना। देखो 6 लाख कॉस्ट थी आपकी, उस पर 72,000 डेप्रिसिएशन हुई है, तो साल के स्टार्ट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बनती है 5,28,000, लेकिन अब वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 7,20,000। तो उसमें कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है, 1,92,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो जनरेट हो गया, वो क्रिएट हो गया आपका। इस तरीके से आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सवाल का यही है जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने एक्वायर किया था 2008 में, ठीक है जी। और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितनी है हमारी, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, यानी 25 साल उसकी यूजफुल लाइफ है जिस पर हमने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, एनुअल बेसिस पे करना है, वो तो उसने पहले ही क्वेश्चन में लिखकर हमें दे दिए। अब एक तो एडमिन एक्सपेंसेस में से हमने इंटरम डिविडेंड 30,000 का ये माइनस करना पड़ेगा, आपको गलती से ऐड किया है आपने, तो वो हम एडमिन एक्सपेंसेस देखते हैं कितने दिए थे हमें, 6,74,000 के ये जो दिए हमें, इसमें से हम क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे 30,000। इंटरम डिविडेंड का है वो माइनस कर देंगे,
मैं यहाँ पे नहीं लिखता, चले लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 74,000 माइनस 30,000, ठीक है जी। बिल्डिंग जो है ना वो डेप्रिशिएट हो रही है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि 25 सालों के दौरान जो है वो बिल्डिंग आपकी यूज हो रही है। हम देखते हैं, अगर आप गौर करें सवाल पे, तो ये पॉइंट नंबर 3 आपको ये बता रहा है कि बिल्डिंग आपने 2008 में ली थी, इसका मतलब है, और उसकी लाइफ कितनी थी, 25 साल। तो अब हमने ये देखना है कि अब तक बिल्डिंग कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है। 72,000 से 72,000 से डेप्रिशिएट हो चुकी है, यानी कितने सालों में, जरा गिनते हैं हम। 2008 में ली थी तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सॉरी 8 में तो हमने लैंड बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2017, 16 तक, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 साल हम उसको यूज कर चुके हैं। देखो ना, 9 में डेप्रिशिएशन होगी, फिर 10 में होगी, फिर 11 में, 12, 13, 14, 15 और फिर 16 में 1 जनवरी 2016 को डेप्रिशिएशन होगी। तो 8 साल हमारा एसेट डेप्रिशिएट जो है वो अभी तक जो है वो हो चुका है। उस हिसाब से अगर आप देखें कि आपका एसेट 8 ईयर्स डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 9 ईयर्स बनते हैं। 8 से ऑनवर्ड्स अगर हम करें ना 16 तक, तो 9 ईयर्स बनेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 9 ईयर्स बनते हैं। तो इसका मतलब है 72,000 आपका एसेट डेप्रिशिएट हुआ है अगर, और 9 सालों में डिवाइड कर दें अगर हम 9 से, वैसे बता समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है हर साल इस पर डेप्रिशिएशन कितनी हुई है, 8,000। तो आपका एसेट 72,000 डेप्रिशिएट हो चुका है। अब वो कहता है कि आपके एसेट की वैल्यू जो है वो 7,20,000 हो गई है, और उसमें से 2/3 लैंड की कॉस्ट और 1/3 बिल्डिंग कॉस्ट है। याद रखिएगा, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं होती, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट 7,20,000 है, इसमें से लैंड कितने है और बिल्डिंग कितनी है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,20,000 का डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 की आपकी बिल्डिंग है। बाकी जो अमाउंट है वो आपका लैंड है, यानी 7,20,000 को अगर मैं जिस पर डेप्रिसिएशन होनी नहीं है वो एक अलग बात है, वो बनेगा 4,80,000 का, उसका आपका लैंड है। डेप्रिसिएशन नहीं होनी, 2,40,000 पर डेप्रिसिएशन होनी है, सारी बात है, वो तो आपकी कॉस्ट है, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। और 2,40,000 पर बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन जो होनी है वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये आपका असल पॉइंट है, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ आपने देखनी है, वो है 16 साल बाकी रह गई है। तो 2,40,000 को बेटा आप डिवाइड कर देंगे 16 से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी बिल्डिंग की, डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपकी आती है 15,000। 15,000 आपकी डेप्रिसिएशन है किसकी, बिल्डिंग की, जो आप कैलकुलेट करेंगे। 6,74,000 एडमिन एक्सपेंसेस थे, इसमें से आपने 30,000 माइनस कर दिया, लेता हूं मैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर डेप्रिसिएशन है आपकी, वो कितनी है वो भी इसमें जानी है, 15,000 की डेप्रिसिएशन इसके अंदर एडमिन एक्सपेंसेस में आनी है। उसके बाद आपने इक्विपमेंट एक बेचा है, देखें इक्विपमेंट आपने सेल किया था, मैंने बताया था 80,000 का इक्विपमेंट था जो नया खरीदा आपने। उसने कहा है कि एक एसेट जो 40,000 का था जो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, वो 10,000 का बिक गया है, इसके बाद 10,000 का प्रॉफिट आपको हुआ है, और वो भी एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो 10,000 का प्रॉफिट जो है वो आप अलग से लिखेंगे एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर। वो प्रॉफिट तो खैर ग्रॉस प्रॉफिट में आपको ऐड करना चाहिए, तो प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंसेस को कम कर देता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को, एडमिन एक्सपेंसेस के अमाउंट से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो इसमें से हम प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एडमिन एक्सपेंसेस को कम कर देगा ना, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट है वो भी एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर ही आने हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हमें उसके अंदर ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है इसने लिखा भी होगा शायद, देख लेते हैं।
वैसे लिखा तो नहीं हुआ उसने कि फोटोकॉपियर को ऑफिस इक्विपमेंट लेना था बेटा, है तो ऑफिस इक्विपमेंट, तो एडमिन एक्सपेंसेस में ही आता है असल में ऑफिस इक्विपमेंट में। अब देखते हैं फोटोकॉपियर पर हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है मजीद। देखिए हमारा एसेट पार्ट एक्सचेंज हुआ था, तो हमने इसकी एंट्री क्या पास की थी, हमने नया फोटोकॉपियर परचेज किया कितने का, यहाँ लिख लेता हूँ, है ना असल में परचेज किया आपने, वो आपने परचेज किया 80,000 का, लेकिन आप इसमें से 10,000 की एंट्री पास कर चुके हैं। 70,000 की एंट्री आपने पास करनी है, जो आपने अभी तक पास नहीं की हुई वो आप पास करेंगे, और आपका ये बैंक भी क्रेडिट होगा कितने से, 70,000 से। बाकी आपकी जो प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का वो तो अलग है, क्योंकि उसकी ट्रेड इन वैल्यू जो है वो 10,000 की है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो 10,000 आपको पे नहीं करना पड़ा। मैं इसको दोबारा जरा करता हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएं। देखिए इक्विपमेंट आपने परचेज किया 80,000 का, पूरी पास करके दिखाता हूँ ना। बैंक क्रेडिट हो गया आपका, पेमेंट आपने कितनी की उसको, क्योंकि ट्रेड इन जो हो रहा है आपका एसेट कितने में ट्रेड इन हो रहा है, अगर हम देखें ट्रेड इन वैल्यू ऑफ 10,000, तो 10,000 का ट्रेड इन हो रहा है आपका, 10,000 पे आपको पे नहीं करना पड़ा, तो आप पे कितना कर रहे हैं 70,000, और बाकी जो अमाउंट है उसकी है जी ट्रेड इन कितनी 10,000। अब वो कह रहा है कि आपने जो 10,000 की बैंक ट्रांजैक्शन है ना वो आपने सिर्फ रिकॉर्ड की है, वो कहाँ लिखा है बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली 70,000 की, सॉरी, यानी इक्विपमेंट 70,000 डेबिट की आपने और बैंक 70,000 क्रेडिट कर दिया आपने, ठीक है। इसका मतलब है सिर्फ 10,000 इक्विपमेंट में आपने मजीद ऐड करना है, जो कि आपने शामिल नहीं किया हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा मिक्सअप ताकि आपके जहन में ना हो। जो एसेट आपने एक्सचेंज किया है वो 10,000 का बिका है, उसकी वैल्यू 0 थी, 10,000 का प्रॉफिट हो गया आपको, वो आपने अपनी एडमिन एक्सपेंस में से माइनस कर दिए, प्रॉफिट कम कर देंगे ना एडमिन एक्सपेंस को। अब वो कहता है कि जो आपने बाकी एंट्री पास की है उसमें इक्विपमेंट टू बैंक जो एंट्री पास हुई है उसमें 70,000 की एंट्री हम पास कर चुके हैं, क्योंकि बैंक पेमेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर चुका है, सिर्फ 10,000 इक्विपमेंट को डेबिट करना आपने। सर कहाँ लिखा है, देखें, the balance of the purchase had been paid by check and public limited company had recorded only the bank payment transaction। तो बैंक पेमेंट ट्रांजेक्शन कितनी है 70,000 की, वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, उस पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब हम इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखिए इक्विपमेंट हमें कितने का दिया हुआ है, इक्विपमेंट दिया हुआ है 2,78,000 का। इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 25% ऑन कॉस्ट है। मैं निकाल लेता हूँ, देखें कैसे मैं इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। करता हूं मैं कैलकुलेशन के लिए 2,78,000 ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं की, 10,000 का इक्विपमेंट जो हमने ऐड नहीं किया वो ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे 40,000 का इक्विपमेंट, क्योंकि वो बेच दिया आपने, वो बेच दिया आपने, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि एनुअल बेसिस है, जिस साल खरीद रहे हैं उस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, जिस साल बेच रहे हैं उस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी आप। तो ये आप इसका आप निकाल लेंगे 25%, जो भी आंसर आएगा। ये आपका आ जाएगा 62,000 आपके डेप्रिसिएशन ऑन 62,000। बस इसको अब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी सारी, जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टोटल वैल्यू जो एडमिन एक्सपेंसेस की बनेगी आपकी, जो आपने बेसिकली एडमिन एक्सपेंसेस के नाम से लिखनी है, वो आपकी आती है 7,11,000, यानी 7,11,000। ये हम यहाँ लिख लेंगे एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर, टोटल कर लेंगे, माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। पहले तो आप मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, क्योंकि ये मुश्किल पॉइंट्स एडमिन एक्सपेंसेस के हवाले से। अभी ये आपको पता है कि पेपर 3 जो होता है टफ होता है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा आपके लिए।
एडमिन एक्सपेंसेस 6,74,000 के थे हमारे पास, उसमें से आपने गलती से डिविडेंड की पेमेंट जो है, यानी डिविडेंड का जो एक्सपेंस है वो आपने एडमिन एक्सपेंस में ऐड कर लिया था, तो वो डिविडेंड आपने 30,000 माइनस कर दिए। उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है वो 7,20,000 रिवैल्यूएशन हुई है, यानी 6 लाख की थी अब 7,20,000 की हो गई है। उसमें से 2/3 का लैंड है और 1/3 की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की वैल्यू आती है 2,40,000। आपकी बिल्डिंग जो है वो 2008 में हमने लैंड बिल्डिंग परचेज किया था और उसकी लाइफ थी 25 साल, तो 9 साल वो डेप्रिशिएट हो चुका है। पहले मैंने समझाया आपको 9 साल कैसे डेप्रिशिएट हुआ है, तभी तो 72,000 डेप्रिशिएशन हुई 8,000 के हिसाब से। अब अगले सालों पर जो डेप्रिशिएशन होनी वो बच गए 16 साल, 25 साल में से 9 साल निकल गए, बाकी रह गए 16 ईयर्स। तो 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 16 से तो डेप्रिशिएशन आपकी आएगी, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन ऑन न्यू लैंड एंड बिल्डिंग विच इज 15,000 पर ईयर पर एनम, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर जो एसेट आपने फोटोकॉपी और इक्विपमेंट बेचा है वो 40,000 उसकी कॉस्ट थी और फुली डेप्रिशिएटेड था, उसकी वैल्यू 0 है असल में, वो आपने बेचा तो वो 10,000 रुपये प्रॉफिट आया उसका। वो 10,000 का प्रॉफिट आपने एडमिन एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया। जीपी में ऐड कर सकते हैं ना प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट के नाम से, तो माइनस कर दें, बात एक ही है। उसके बाद आपने इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन निकाली है, 2,78,000 का इक्विपमेंट है, ठीक है जी। उसमें से 40,000 जो बेच दिया है वो तो माइनस कर देंगे, उस पर तो लेनी ही नहीं है। प्लस इसमें क्या करेंगे, नया इक्विपमेंट। सर 80,000 ऐड करें, नहीं, उसने क्या है इक्विपमेंट जो आपने नया परचेज किया है उसमें 70,000 वाली एंट्री आप पहले ही पास कर चुके हैं, यानी इक्विपमेंट डेबिट हो चुका है 70,000 से, बैंक क्रेडिट हो चुका है 70,000 से, तो इक्विपमेंट में 70,000 ऐड है ऑलरेडी, सिर्फ 10,000 ऐड करना है। और तो यू विल ऐड 10,000 माइनस 40,000 और फिर हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएगी 62,000 एंड यू विल गेट योर टोटल ऑफ 7,11,000। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपका आ जाएगा 37,200। ये आपका आ गया जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से हम लेस कर देंगे फाइनेंस चार्जेस, वो कितने आ जाएंगे, एक तो आपको 9,000 के दिए हुए जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए, इसमें आप प्लस कर देंगे क्योंकि उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो कि आपने भी पे करना है वो आपने 2 लाख पे 6% पे करना है 3 माह का। 3/12 ऊपर दिया हुआ वो अलग है, नीचे दिया हुआ वो अलग है। सर कैसे, ये देखिए, इंटरेस्ट फॉर 3 months ऑन द डिबेंचर हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, आपको रिकॉर्ड करना है, वो ऐड करके आप इंटरेस्ट लिखेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की वैल्यू आएगी जो कि आपकी आती है 12,000, माइनस कर देंगे इसमें से तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो एक्चुअली आपने फाइंड करना था 5,200 का। थोड़ा मुश्किल सवाल था जी, मुश्किल सवाल बिल्कुल, आपको पता है A2 में कंपनी का सवाल जो है थोड़ा टफ आता है क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर आया है वो भी काफी टफ है, मैं देख रहा था काफी मुश्किल सवाल पेपर में उसने जो है वो दिया है। जी बताएं, ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए और यही इसने क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट ही मांगी हुई थी और क्या मांगा है देख लेते हैं हम। बैलेंस ऑन द रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट वो पहले मैं निकाल चुका हूँ। रिवॉल्यूशन रिजर्व का बैलेंस कितना होगा 1,92,000। कैसे निकाला, ये सामने नजर आ रहा है आपको राइट साइड पे। 6 लाख आपकी जो है वो कॉस्ट थी लैंड एंड बिल्डिंग की, उस पर अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी थी 72,000 की, 8,000 के हिसाब से 9 सालों में। तो आपकी बुक वैल्यू जो बचती है बिल्डिंग की वो बचती है 5,28,000। अब वो 5,28,000 का जो बिल्डिंग है वो इंक्रीज करके उसकी वैल्यू 7,20,000 हो गई है। तो द रिवैल्यूएशन रिजर्व व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू अमाउंट्स इज 1,92,000। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट है जो आप शो करेंगे, बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,92,000 का आपका आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं देयर वाज अ वाटर लीक इन द कंपनीज प्रिंटिंग रूम। कंपनीज के प्रिंटिंग रूम में वाटर लीक हो रहा था इन जनवरी 2018। दिस डिस्ट्रॉयड द न्यू फोटोकॉपियर व्हिच वाज नॉट इंश्योर्ड। इसकी वजह से फोटोकॉपियर जो डिस्ट्रॉय हो गया है। स्टेट हाउ दिस शुड बी ट्रीटेड इन बोथ 2017 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2018 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी,
2017 के फाइनल स्टेटमेंट में तो नहीं आएगा, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। 18 में हम इसको यूज करेंगे। इट्स डेट लॉस, ये लॉस हो जाएगा। कंप्यूटर आपका जो है वो, सारी बात है, वाटर लीक हो गया तो वो ज़ाया हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो नॉन करंट एसेट आपका लॉस हो जाएगा। इसको हम मजीद पढ़ेंगे जब हम एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ये सवाल आएगा, आता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी इसी क्वेश्चन के आगे, इससे जो पिछला क्वेश्चन है जो आप घर में करेंगे, सेम ऐसा ही है, मई जून 1732 का, 1731 का, सॉरी, ये देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। The following balances were extracted from the books of XY Limited on 31st January 2017. Land and building दी हुई at cost 7 lakh, equipment at cost दी हुई है 3,20,000 की, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट दी हुई 2,30,000 की, तीनों की डेप्रिसिएशन दी हुई है। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 5 ईच यानी 1 लाख शेयर है। शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, 8% लोन है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, सेल्स देनी चाहिए, परचेजेस है, एडमिन एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अलावा आपका इंटरम डिविडेंड पेड। कहता है जी इन्वेंट्रीज एट 31st जनवरी 2017, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड 100 यूनिट्स ऑफ डैमेज आइटम, उसमें 100 यूनिट्स जो है वो डैमेज आइटम्स के हैं। दीज आइटम्स विद ए यूनिट कॉस्ट ऑफ 80 और ऑल सोल्ड ऑन 2nd February फॉर 65 ईच। At 31st January, all other inventories were valued at cost 36,000 and had a net realizable value of 85,400. जारी बात है कि ऑल अदर इन्वेंट्रीज, तो इस वक्त 36,000 और एनआरवी 85,400 है, तो आप कॉस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे, जारी बात है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एनआरवी से कम है, तो 36,000 ये आपकी आ जाएगी। इसमें वो कहता है डैमेज आइटम जो थे उसकी जो सेल प्राइस थी वो 80 है, तो वो प्लस हो जाएगी, सॉरी मैं कह रहा हूँ these items with a unit cost of 80, तो वो माइनस कर देंगे हम 8,000 और इसमें प्लस कर देंगे हम 6,500। सर वो क्यों बेटा, 36,000 तो अलग है ना आपकी, अब 8,000 यूनिट्स जो है वो बल्कि इसमें से माइनस नहीं करने, आपने अलग से ऐड करने हैं, माइनस कर देंगे इसमें से 1,500, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट जो है वो आ जाएगा, which is 34,500। ये कैसे मैंने निकाला है, देखो 100 यूनिट्स जो के थे आपके, इसकी कॉस्ट यानी 8,000 के थे, 8,000 के थे, लेकिन अब उसकी कॉस्ट कितनी बनती है, 65 के हिसाब से बिकते हैं आपके, 6,500 आपको ऐड करने चाहिए। अब 8,000 ऐड नहीं करेंगे आप, 36,000 में 6,500 ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर 8,000 की जगह वो अदर इन्वेंट्रीज है, वो कह रहा है ऑल अदर इन्वेंट्रीज विद कॉस्ट ऑफ 36,000 और एनआरवी उसकी 85,400 है। 36,000 तो हमने रिकॉर्ड करनी है। 8,000 और 6,500 में से कौन सी अमाउंट लेंगे, कम वाली, तो कौन सी है, 6,500, तो आपकी इन्वेंट्रीज आ जाएंगी 42,500। दिस इज गोइंग टू बी द अमाउंट व्हिच यू आर गोइंग टू राइट विद द नेम क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 30,000 फॉर अ मशीन परचेज्ड ऑन 1st February. The machine has a useful life of 3 years and will then be scrapped with nil proceeds. Any cost related to the machine should be charged to cost of sales. वो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करनी है। 30,000 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आप 3 से, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10,000 की, और वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप चार्ज करेंगे। फिर फिगर फॉर लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट 3 लाख है उसकी। उसके अलावा वो क्वेश्चन में क्या बता रहा है जी, during the year XY public company purchased a motor vehicle which cost 60,000. This was settled by a payment of 40,000 from the bank and the part exchange of an old vehicle. तो 40,000 हमने पे कर दिया, बाकी पार्ट एक्सचेंज है आपका, और पार्ट एक्सचेंज आपका कितना बनेगा, 20,000। And this old vehicle had originally cost 75,000 and had been depreciated by 27,000. Only the bank payment had been recorded in the books of account. बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं, बैंक पेमेंट की बात कर रहा है वो सिर्फ। Depreciation is to be charged on the following basis. लैंड की दी हुई है, बिल्डिंग की है, इक्विपमेंट मोटर व्हीकल की है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन कह रहा है चार्ज करना है, ट्रेड रिसीवेबल 8,800 की, और वो कहता है उसके बाद आपने 4% प्रीमियम भी बनानी है। लोन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1st September, तो उस पर इंटरेस्ट भी आपका आएगा, आगे रिक्वायरमेंट ही है जी, तो उस पर इंटरेस्ट कितना, 8% लोन है ना, तो 1st September को आपने लिया है, हमारा साल खत्म हो रहा है 31st जनवरी को, तो इंटरेस्ट आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो
सोच रहा हूँ मैं ही आपको करवा दूं कल, बेहतर यही है। मुझे लगता है कि आपसे शायद ये कल आप नहीं कर पाओगे इसको, तो कल इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही करवा दूंगा। ठीक है जी, ओके ओके जी, ओके देन, अल्लाह हाफिज। ओके सर।